Good morning students. Today we are going to continue our chapter 3rd, that is private, public and global enterprise. In the last topic we had discussed the concept of private sector, public sector, and in public sector there are three types of public sector. Now there is need to change the role of public sector. What are the basic reason behind this to change the role of public sector? Why we need to change the role of public sector? We are going to discuss the concept, that is changing role of public sector. Public sector has been playing a vital role in the economic development of country, but after playing a major role, India suffers a lots of problem like inefficiency, poor project planning, overhead, is it clear? Overhead, now overstaffing, underutilization of work, these all are the problem faced by India. So that's why government needs to take a major step. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए कुछ ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए. नो डाउट जो पब्लिक सेक्टर था, द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट अप टू द रिमार्केबल, बट इसके बाद भी रिमार्केबल नहीं होने के बाद भी क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर को हम पूरी तरह से क्लोज नहीं कर सकते थे. अगर हमने पूरी तरह से क्लोज कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है. उन्होंने जो अनएम्प्लॉयमेंट था उसको रिमूव किया, बहुत सारे वर्क भी किए. ऐसी बात नहीं है कि हम पूरी तरह से हम पब्लिक सेक्टर को क्लोज कर देंगे, बट 1991 से पहले क्या था कि पब्लिक सेक्टर को इतना ज़्यादा मोटिवेट किया गया था, इतना ज़्यादा उस पर फोकस किया गया था कि पूरी तरह से और प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या था, प्राइवेट सेक्टर के लिए बाउंडेशन थी, लाइसेंस कंपलसरी था, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, कुछ एरिया थे जहां पे वो एंट्री नहीं कर सकते थे, इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस थे. सिर्फ किस पे फोकस किया जा रहा था, पब्लिक सेक्टर पे. और पब्लिक सेक्टर को इतना मोटिवेट करने के बाद, इतना फोकस करने के बाद भी इनका परफॉर्मेंस जो था वो अप टू द रिमार्केबल नहीं था. फिर जब गवर्नमेंट ने इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया तो एक मेजर स्टेप, एक मेजर एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी, जिसमें कि क्या है कि पब्लिक सेक्टर को थोड़ा सा कम करके किसको मोटिवेट किया गया, प्राइवेट सेक्टर को. दैट मीन्स जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थे, अननेसेसरी बैन थे, वो सारे हटा दिए गए. अब धीरे धीरे उसमें मतलब बहुत सारे चेंजेस किए. दैट मीन्स कि चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर में मेन फोकस ये किया गया कि पब्लिक सेक्टर को थोड़ा सा कम करके अब किसको मोटिवेट किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को. प्राइवेट सेक्टर को एनहांस किया गया. तो इसमें चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स द पब्लिक सेक्टर सिंस 1991. After the economic reforms in 1991, government has taken five major steps. First, restructure and revive potentially PSU, public sector unit. जो लग रहा है पोटेंशियली, एंड दैट मीन्स इनका पोटेंशियल है, हमें लगता है कि अगर हम थोड़ा सा एफर्ट्स कर दें तो ये हमारी अच्छी तरीके से रन कर सकती है. तो उसको रिस्ट्रक्चर, फिर से उसको रिस्ट्रक्चर किया गया, पूरी तरह से उसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया. रिवाइव, उनको कोशिश की गई कि फिर से उसको सही कर दिया जाए. सेकेंड, क्लोज डाउन द पब्लिक सेक्टर यूनिट विच कैन नॉट बी रिवाइव, जिसको हम रिवाइव नहीं कर सकते, अब उनको क्या कर दे, हम पूरी तरह से क्लोज कर दे, क्योंकि अब हमारे पास कुछ बचा नहीं, हम उसमें जब कुछ भी नहीं कर सकते तो उसके लिए हम उसको क्लोज कर दे. ये 5 मेजर स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए. थर्ड इज ब्रिंग डाउन गवर्नमेंट इक्वालिटी इन नॉन स्ट्रेटेजिक PSU टू 26% एंड लोअर इफ इट इज रिक्वायर्ड. जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर थे उनको 26% और भी कम कर दो, अगर हमें लगता है कि हमें जरूरत है तो इसकी परसेंटेज को हम और भी डाउन कर सकते हैं. फुली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर. अब जैसे अभी हमने यहाँ डिस्कस किया कि क्लोज डाउन द पब्लिक सेक्टर यूनिट और इस तरह से, तो वहां पर बेटा जब हम उन पब्लिक सेक्टर को क्लोज करेंगे तो डेफिनेटली जो वहां पे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनको क्या करना, उनके इंटरेस्ट को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना. हम जो गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिए, ऐसा नहीं कि किसी को वो प्रॉब्लम में लाना. देखिए यहाँ पे क्या है कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को भी हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है. तो ये 5 मेजर स्टेप हमारे लिए गए पब्लिक सेक्टर के अगेंस्ट. अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेजर स्टेप्स हैं हमारे चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर के. तो फर्स्ट पॉइंट है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड देन 3. बेटा 1991 से पहले क्या था कि पूरे के पूरे एरिया पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे. पब्लिक सेक्टर के पास फुल फ्रीडम था,
कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, उन्हीं को पूरी तरह से मोटिवेट करना, उन्हीं को एनहांस करना, सारा फोकस हमारा किया जाता था पब्लिक सेक्टर के ऊपर। लेकिन उसके बाद भी पब्लिक सेक्टर को इतनी फ्रीडम देने के बाद, इतना ज्यादा उनको एनकरेज करने के बाद भी पब्लिक सेक्टर का जो परफॉर्मेंस था वो अप टू रिमार्केबल नहीं था। फिर हमारी गवर्नमेंट ने मेजर, जब 1991 के बाद, बेटा 1991 के बाद मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, क्योंकि जब इंडिया की इकोनॉमी को देखा गया तो अब बिल्कुल बहुत पीछे थी, बहुत ज्यादा पीछे थी। तो उस वजह से 1991 के बाद बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, जिसमें हमने कंसेप्ट पहले भी डिस्कस किया था, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट आ गया। नहीं तो पहले क्या था, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरे रिस्ट्रिक्टेड थे। कुछ एरिया ऐसे थे जहां पे प्राइवेट सेक्टर एंट्री नहीं कर सकता था, लाइसेंस कंपल्सरी थे, इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज थी। लेकिन 1991 के बाद मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए। तो सबसे पहला जो स्टेप लिया गया, सबसे पहला स्टेप क्या लिया गया कि इंडस्ट्री जो पब्लिक एरिया के लिए, पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजन क्या लिया, उसी को रिड्यूस किया। तो 1956 में जो हमारे इंडस्ट्रीज रिजर्व थी वो कितनी थी हमारी, 17। फिर 1991 में इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 8। फाइनली 2001 में ये हमारी हो गई 3। दैट मीन्स एटॉम, रेलवे और आर्म्स, एटॉम एनर्जी, रेलवे और आर्म्स, ये सिर्फ 3 एरिया से जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे। इसके अलावा सब सेक्टर के लिए फुल फ्रीडम है कि प्राइवेट सेक्टर भी उसमें एंट्री कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो प्राइवेट सेक्टर के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया थे, सबसे रिस्ट्रिक्शंस हट गई। प्राइवेट सेक्टर हर एरिया में अब एंट्री ले सकते हैं एक्सेप्ट दीज 3 सेक्टर्स, एटॉम एनर्जी, रेलवे और आर्म्स। इनके अलावा प्राइवेट सेक्टर हर एरिया में एंट्री ले सकते हैं, उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। इवन कि पहले प्राइवेट एरिया के लिए 1991 से क्या था कि वो अपने बिजनेस का जो लेवल है उसको भी लार्ज स्केल तक नहीं कर सकते थे। बट ये इतनी ज्यादा रिडक्शन कर दिया गया इंडस्ट्री में कि जिसकी वजह से अब प्राइवेट सेक्टर को फुल फ्रीडम है। इन 3 एरिया के अलावा प्राइवेट सेक्टर हर एरिया में एंट्री ले सकते हैं। जितने भी लाइसेंस थे, जितने भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस थी, बैरियर थे, सबको हटा दिया गया। दैट मीन्स अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो क्लियर है हमारा ये कंसेप्ट। 1956 में कितने थे, 17, 1991 में 8 और 2001 में 3। उसके बाद सेकंड है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, कि सेलिंग द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। अब यहां पर देखो, हमने कहा ना कि पब्लिक सेक्टर को अब धीरे धीरे रिड्यूस करके किसकी तरफ मूव करना है, प्राइवेट सेक्टर की। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब हम दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहां पे, किसके शेयर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से शेयर्स को हम वापस लेके उसको कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और यहाँ पे जितना भी पैसा, जो भी पैसा हमारा पब्लिक सेक्टर में जो हमारा था उसको रिलीज करना, पब्लिक सेक्टर से का पैसा रिलीज करके उसको प्राइवेट सेक्टर में और भी बेटर प्लेसेस पे उसको इन्वेस्ट करना। तो जो डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि रिलीज द अमाउंट ऑफ पब्लिक फंड। जो पब्लिक फंड का जो अमाउंट पब्लिक सेक्टर में जो बॉन्ड है उसको वहां से रिलीज करना और उसको कहीं बेटर प्लेसेस पे इन्वेस्ट करना, लाइक स्कूल है, हेल्थ है, हॉस्पिटल्स है, ऐसे ऐसे प्लेसेस पे उसको इन्वेस्ट करना है। सेकंड, रिड्यूसिंग डेब्ट एंड इंटरेस्ट बर्डन। जो पब्लिक सेक्टर है बेटा, इतना ज्यादा उसके ऊपर डेब्ट और इंटरेस्ट बर्डन इतना ज्यादा हो गया कि वो अब अपने आप को ग्रो करने की सोच भी नहीं सकते। इतना इंटरेस्ट बर्डन है, इतना ज्यादा उन्होंने कर्ज ले लिया है कि उससे निकलना उनके लिए आसान नहीं है। तो जो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था डिसइन्वेस्टमेंट का, कि जो भी हमारा पैसा जो है उसको डेप्ट को रिड्यूस करें, और डेप्ट रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट बर्डन कम होगा। जब हम लोगों का पेमेंट कर देंगे तो हमें उस पर डेफिनेटली इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। थर्ड है ट्रांसफरिंग रिस्क फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। जो भी पब्लिक सेक्टर का रिस्क था उसको कहां पे ट्रांसफर कर दो, प्राइवेट सेक्टर। हमारा मेन चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का मेन फोकस ही इसी चीज पे करना है कि अब पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करके हमें किसकी तरफ मूव करना है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ।
तो जितना भी रिस्क था पब्लिक सेक्टर का वो धीरे धीरे किसकी तरफ मूव करना, प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर ऐसा नहीं है बेटा कि हम पब्लिक सेक्टर के रिस्क को कम करके प्राइवेट को ओवरबर्डन कर रहे हैं। यहाँ पे जो मेन थिंकिंग है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर में जितना एफर्ट्स और जितना हार्डवर्किंग जो वहाँ के एम्प्लॉयज कर रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर में इतना नहीं है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, स्टाफ का यूटिलाइजेशन नहीं है, कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं है, रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन नहीं है। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, आप पब्लिक सेक्टर से कहां पर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर पे। फोर्थ, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट कंट्रोल। मेन फोकस किया गया कि गवर्नमेंट के कंट्रोल को रिड्यूस करना। जब पब्लिक सेक्टर हमारा रिड्यूस हो जाएगा तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट कंट्रोल है वो भी हमारा रिड्यूस हो जाएगा। डिस्करेजिंग गवर्नमेंट मोनोपोली, जो गवर्नमेंट की मोनोपोली थी उसको भी डिस्करेज करना। मेन मोटिवेट यहाँ पे मेन फोकस किस पे कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कर रहे हैं। होप सो दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। फर्स्ट हमने पहला डिस्कस किया कि इंडस्ट्री को रिड्यूस किया। सेकंड, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट दैट मीन्स बाय बैक द शेयर फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंड रीसेल इट इनटू प्राइवेट सेक्टर। नाउ थर्ड इज पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट टू बी सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अब सिक यूनिट्स के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई। वो पॉलिसीज क्या है, इस पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। जितने भी लॉस थे, ऑल द लॉस सफर्ड बाय पब्लिक सेक्टर इज ट्रांसफर टू प्राइवेट सेक्टर एंड दे मेक द यूनिट दैट इज BIFR। ठीक है, BIFR उन्होंने बनाया। BIFR बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी बनाई। बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन पॉलिसी में ये डिसाइड किया गया कि जितनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स हैं जिनको हम न रिवाइव कर सकते हैं, जिसको हम बिल्कुल रिवाइव नहीं कर सकते, उनको क्या कर दें, क्लोज डाउन करना, रिहैबिलिटीज और रीस्ट्रक्चर करना। दैट मीन्स कि पब्लिक सेक्टर ने, जिसे कह सकते हैं, जो पूरा काम खराब किया है, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते उसको क्लोज डाउन करो। कुछ को ऐसा हो सकता है कि हम अगर थोड़ा सा एफर्ट्स कर दे तो रिवाइव कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चर कर दे तो वो शायद हो सकता है चल जाए। इस तरह से बहुत सारे डिसीजंस लिए गए बेटा। लेकिन जब हमने यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि कुछ इंडस्ट्रीज को हमें क्लोज डाउन करना है, जब हम कुछ इंडस्ट्री को क्लोज डाउन कर देंगे जिसको हम बिल्कुल, अब गवर्नमेंट उनको बिल्कुल खिलाने की पोजीशन में नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अब जब हम उनको क्लोज डाउन करेंगे बेटा तो जो उनके वर्कर्स है वो क्या होंगे, अगेंस्ट में हो जाएंगे। अगेंस्ट में होंगे, ऑब्वियसली जब उनको अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वो अगेंस्ट में तो होंगे ही होंगे। फिर इन्होंने, हमारी गवर्नमेंट ने एक एक्शन किया कि एक NRF बना दिया, नेशनल रिन्यूअल फंड, जो कि पूरी तरह से जो एम्प्लॉयज है उनको कंपनसेट करना, उनको रिहैबिलिटेट करना। दैट मीन्स कि वो पूरी तरह से एम्प्लॉयज के फेवर में बनाया गया, उनको कंपनसेट और रिहैबिलिटेट करने के लिए। यहाँ पे क्या डिसीजन लिया गया कि जो जिन एम्प्लॉयज को कंपनसेट, जैसे VRS निकाल दिया गया, वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम कि जैसे एक VRS बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आता है VRS की, आप अपनी मर्जी से एक रिटायरमेंट का टाइम पीरियड होता है 60 ईयर, जो भी उनका एज है, लेकिन एक VRS आता है कि आप अपनी मर्जी से पैसा लेके हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना चाहते हो तो जा सकते हो। इस तरह से बहुत सारी स्कीम्स एम्प्लॉयज के लिए लॉन्च की गई ताकि एम्प्लॉयज के फेवर में डिसीजन लिए गए। तो इसमें हमारा पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट्स में बड़े हार्श स्टेप लिए गए, बिल्कुल पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर को क्लोज डाउन कर दिया, जिनको गवर्नमेंट अब बिल्कुल भी कोई पोजीशन में नहीं कि अब उनको और वो सर्वाइव कर सकते हैं, उनको पूरी तरह से क्लोज डाउन किया गया। जिनको रिवाइव रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं वो भी किया, मतलब पूरी तरह से सिक यूनिट्स के रिगार्डिंग प्रॉपर एक्शन लिया गया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट। इसमें बेटा दो है, सबसे पहले BIFR, ठीक है, जिसमें क्या था कि जो भी हमारे सिक यूनिट्स थी उसके लिए जो उन्होंने लॉस था उसके लिए एक्शन लिया गया, लेकिन वर्कर्स अगेंस्ट में आ गए तो NRF नेशनल रिन्यूअल फंड को सेटअप किया गया। वहां पे एम्प्लॉयज के फेवर में एम्प्लॉयज को VRS स्कीम दी गई और भी जो पॉइंट्स थे एम्प्लॉयज के फेवर में उनको फॉलो किया गया। नेक्स्ट एंड फोर्थ इज MOU। MOU इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारा पब्लिक सेक्टर के लिए था। पब्लिक सेक्टर के लिए क्या एक्शन लिया गया, पब्लिक सेक्टर को पूरी तरह से फ्रीडम दे दी गई। फ्रीडम के साथ साथ उनको जो उनका टारगेट था और उस टारगेट को अचीव करने के लिए फ्रीडम दे दिया गया पब्लिक सेक्टर को कि ये आपका टारगेट है और इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपके पास ये फ्रीडम है।
तो इसमें क्या है कि अगर पब्लिक सेक्टर को उसके बाद भी अगर उनकी आउटपुट नहीं आती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पब्लिक सेक्टर। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम कर दिया गया, गवर्नमेंट की मोनोपोली को कम कर दिया गया, बस उनको क्या था? टारगेट, और टारगेट को अचीव करने के लिए फ्रीडम। और इतना सारा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, कंट्रोल बिल्कुल रिमूव कर दिया गया। इसके बाद भी अगर पब्लिक सेक्टर अपने ऑब्जेक्टिव को, अपने टारगेट को ऑन टाइम अचीव नहीं कर सकते हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? पब्लिक सेक्टर। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। मेन इसमें फोकस किया गया चेंजिंग रोल में कि पब्लिक सेक्टर के रोल को रिड्यूस करके किसको मोटिवेट करना, किसको एनहांस करना? प्राइवेट सेक्टर को। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर? फर्स्ट इज फॉर्मेशन. Formation of private sector is very lengthy process, but in the case of public sector, formation is very much easy because if government passed the act, it automatically formed. Objective, main motive of private sector is to earn profit, and in the case of public sector to provide services to the public. Third, management. Private sectors are managed by professionals and experts, and public sector is managed by board of directors that are appointed by the government. Capital, private sector में capital कौन लगाता है? Owners और investor. But in the case of public sector, capital is contributed by government. Accountability, प्राइवेट सेक्टर में कोई अकाउंटेबिलिटी पब्लिक को नहीं है, बस यहाँ पे किसको अकाउंटेबिलिटी है? ऑनर को। बट इन द केस ऑफ पब्लिक सेक्टर यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी किसको है? गवर्नमेंट को। पार्लियामेंट में इनके सारे मैटर्स को डिस्कस किया जाता है। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन, प्राइवेट सेक्टर में फुल फ्रीडम है, वो अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, जहाँ पे चेंजेस करना चाहे कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ पब्लिक सेक्टर देयर इज नो फ्रीडम, उनके पास कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है, किसी भी तरह से वो अपने वर्क को खुद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज, प्राइवेट सेक्टर में उनके अपने रूल्स रेगुलेशन है एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने के लिए, बट पब्लिक सेक्टर में क्या है कि वो सिविल सर्वेंट है, वो एज पर द रूल ऑफ गवर्नमेंट उनको अपॉइंट किया जाता है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्राइवेट सेक्टर में जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है वो इकोनॉमिक के बेसिस पे, प्रॉफिट अर्निंग के बेसिस पे, बट पब्लिक सेक्टर के बेस में परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है? प्रॉफिट तो होता ही है, उसके साथ साथ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी काउंट किया जाता है परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए पब्लिक सेक्टर में। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर. होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू.